नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 30 दिसंबर सन 2024। इसके अलावा आज यानी 30 दिसंबर को स्नान दान आदि के सोमवती अमावस्या है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। 3 जनवरी तक पड़ेगी कड़ाके की सर्दी और कोहरा, बारिश और ओलावृष्टि के बाद अब पश्चिमी विक्षोभ का असर हुआ खत्म। भारतीय प्रेस परिषद दिल्ली में आई मल्टीटास्क स्टाफ के पदों पर भर्ती, 10वीं पास कर सकते हैं आवेदन। हरियाणा सरकार ने उठाया सख्त कदम, अब ग्रुप ए और बी की सरकारी भर्तियों के लिए अनिवार्य होगा आधार कार्ड। हरियाणा को जल्द मिलेगा नए जिले और तहसील का तोहफा, बताएंगे किन मुद्दों पर बनी बैठक में सहमति। हरियाणा में जैविक खेती को मिलेगा बढ़ावा, कृषि अनुसंधान केंद्र में स्थापित होगी बायो कंट्रोल लैब। हरियाणा में MPSW के नियम हुए संशोधित, करीबन 700 पदों पर होगी भर्ती। हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला की अस्थि कलश यात्रा संपन्न, 3 दिन में सभी 22 जिले कवर किए। 31 को रस्म पगड़ी, PM मोदी पहुंचेंगे। डल्लेवाल लाइव आकर बोले, सरकार आंदोलन को कुचलने वाली है। केंद्र के इशारे पर काम कर रही पंजाब सरकार बड़ी संख्या में फोर्स लेकर हमला करेगी। हरियाणा में 66 ट्रेनों की औसत गति में बढ़ोतरी, हिसार से रेवाड़ी पहुंचने में अब बचेंगे 35 मिनट। राजस्थान स्थित खाटू श्याम जी में नए साल पर लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आएंगे। 1000 पुलिसकर्मी संभालेंगे सुरक्षा का जिम्मा, VIP दर्शन होंगे बंद। और हिमाचल प्रदेश में बर्फीला तूफान, अटल टनल बंद। श्रीनगर एयरपोर्ट पर 24 घंटे बाद उड़ानें फिर से शुरू। भोपाल में ठंड का 58 साल का रिकॉर्ड टूटा। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में 2 दिन बारिश और ओलावृष्टि के बाद अब पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म हो गया है। रविवार से प्रदेश में ठंड ने प्रचंड तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। 3 जनवरी 2025 तक मौसम पूरी तरह साफ रहेगा। हरियाणा और दिल्ली NCR के क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि हुई है, जिसकी वजह से हाड़ कपा देने वाली ठंड ने अपना प्रचंड रूप ले लिया है। सोनीपत में बारिश का पानी अभी भी खेतों में खड़ा हुआ है, तो वहीं नारनौल का न्यूनतम तापमान 6.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह सिरसा का 8, भिवानी का 8.9 और हिसार का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने 11 जिलों के लिए ठंड का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इनमें सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, रोहतक, भिवानी, नारनौल, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, झज्जर, रेवाड़ी और गुरुग्राम शामिल हैं। मौसम विभाग का मानना है कि राज्य में ठंड की 3rd डिग्री यानी ट्रिपल अटैक शुरू होगा। घने कोहरे के साथ कोल्ड वेव और कोल्ड डे की स्थिति रहेगी। इसके अलावा कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, अंबाला, यमुनानगर, चंडीगढ़, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, मेवात और पलवल के लिए येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। यहाँ कोहरे और कोल्ड वेव का असर रहेगा। वहीं 3 जनवरी तक मौसम खुश्क बने रहने की संभावना है। साथ ही हरियाणा के सभी स्कूलों में 15 दिन की छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। ये छुट्टियां 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी 2025 तक रहेंगी। 16 जनवरी 2025 को स्कूल खुलेंगे। भारतीय प्रेस परिषद दिल्ली यानी PCI की तरफ से MTS के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों के लिए महिला व पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वे भारतीय डाक के माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदक 10वीं पास होनी चाहिए। उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष तय की गई है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 20 जनवरी 2025 रहेगी। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन अवश्य देख लें। हरियाणा में जल्दी ही नए जिले, तहसील व सब तहसील सृजित किए जाएंगे। इस बारे में राज्य के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार की अध्यक्षता में गठित मंत्री समूह की सब कमेटी ने तेजी से कार्य शुरू कर दिया है। अब तक इस कमेटी की 2 बैठकों में 4 महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा चुके हैं। इस दौरान शिक्षा मंत्री श्री महिपाल ढांडा, शहरी स्थानीय मंत्री विपुल गोयल, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा बैठक में मौजूद रहे। महेंद्रगढ़ जिले के मंडोला गाँव को उप तहसील सतनाली में और जिला रेवाड़ी के गाँव बेरली कला को उप तहसील पालावाद से निकालकर तहसील रेवाड़ी में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। वहीं यमुनानगर के गांव गुंदियाना को तहसील रादौर से निकालकर उप तहसील सरस्वती नगर में, तो वहीं फरीदाबाद के सेक्टर 15, 15A, सेक्टर 16A को तहसील बड़खल से निकालकर फरीदाबाद के रजिस्ट्रेशन सेगमेंट और सेक्टर 21A तथा B को तहसील फरीदाबाद से निकालकर तहसील बड़खल के रजिस्ट्रेशन सेगमेंट में शामिल करने के बारे में निर्णय ले लिया गया है। उन्होंने बताया कि उनके पास गोहाना, हांसी, असंध, सफीदो और डबवाली को नया जिला घोषित करने के भी प्रस्ताव आए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें पटौदी, हेली मंडी और फर्रुखनगर के जोन बदलने को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इसके बाद अब यहां फ्लैट और प्लाट की कीमतें बढ़ने वाली हैं। हालांकि इसके बाद यहां विकास योजनाएं भी बनेंगी और जमीनी स्तर पर काम भी होगा। इसके अलावा यहां की कनेक्टिविटी बेहतर हो पाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा गुरुग्राम जिले के पटौदी, हेली मंडी और फर्रुखनगर संभावित क्षेत्रों को कम संभावित क्षेत्र से मध्यम संभावित क्षेत्र में तब्दील कर दिया गया है। वर्तमान में यह क्षेत्र कम क्षमता वाले क्षेत्र के अंतर्गत
बताते हैं, जिसमें कि कॉलोनियों के विकास और संस्थानों, उद्योगों, गोदामों आदि जैसी अन्य गतिविधियों की संभावनाएं काफी कम रहती हैं। ये कस्बे गुरुग्राम मानेसर अर्बन कॉम्प्लेक्स के हाइपर पोटेंशियल जोन के नजदीक स्थित हैं। वर्तमान में रिलायंस के मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप, केएमपी एक्सप्रेसवे और तेजी से डेवलप हो रहे हैं। रेल नेटवर्क के चलते फर्रुखनगर ने डेवलपर्स को अपनी तरफ आकर्षित भी किया है। इसी प्रकार पटौदी हेली मंडी में भी विकास की काफी संभावनाएं हैं। हरियाणा सरकार की ग्रुप ए और ग्रुप बी से जुड़ी हुई सरकारी भर्तियों के लिए सरकार ने एक नया नियम बनाया है। नए नियम के मुताबिक ग्रुप ए और ग्रुप बी के सरकारी भर्तियों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। भर्तियों में होने वाले फर्जीवाड़े व धोखाधड़ी को रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने यह सख्त कदम उठाया है। इसी के साथ सरकारी सेवा में कार्य कर रहे कर्मियों व सेवानिवृत्त कर्मियों का डाटा मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली पोर्टल पर इकट्ठा किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि प्रथम और द्वितीय श्रेणी भर्तियों में आवेदन के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा आधार कार्ड अपलोड करने से हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी एसपीएससी के पास आवेदनकर्ताओं का सटीक डाटा उपलब्ध होगा। यह पहल धोखाधड़ी व फर्जीवाड़े पर रोक लगाने में आयोग के लिए कारगर साबित होगा। इससे भर्तियों की विश्वसनीयता बढ़ेगी और जनता का प्रतियोगी परीक्षाओं पर विश्वास भी बढ़ेगा तथा भर्तियां भी पारदर्शी माध्यम से हो पाएंगी। हरियाणा की अलग हाईकोर्ट की मांग पर अब पंजाब सरकार ने असहमति जताई है। केंद्र सरकार द्वारा भी इस प्रस्ताव पर अपनी मंजूरी नहीं दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में बताया कि हरियाणा की अलग हाईकोर्ट की मांग को फिलहाल टाल दिया गया है। वहीं केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में बताया गया कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की फुल बेंच मीटिंग में इस विषय पर एक राय नहीं हो पाई, जिस कारण से अब इस प्रस्ताव पर कोई विचार नहीं किया जा सकता। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा भी हरियाणा के लिए अलग हाईकोर्ट का प्रस्ताव रखते हुए कहा गया था, संविधान के अनुच्छेद 214 में साफ है कि प्रत्येक राज्य का अलग हाईकोर्ट होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि उन राज्यों में भी अलग हाईकोर्ट है जो पिछले कुछ दशक में ही बने हैं, जैसे कि उन्होंने कहा कि सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय में भी अलग उच्च न्यायालय हैं। हरियाणा में अब किसी आरोपी की कोर्ट में पेशी के वक्त भी पुलिस हथकड़ी लगा सकेगी। इसके लिए नए कानून में पुलिस को पावर दे दी गई है, जिसमें 12 तरह के अपराधियों को पुलिस अपने स्तर पर ही हथकड़ी पहना सकती है। पहले पुलिस को इसके लिए कोर्ट से परमिशन लेनी होती थी। इस बारे में डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने सभी जिलों के एसपी को चिट्ठी जारी की है, जिसके बाद सभी एसपी ने फील्ड में तैनात पुलिस कर्मियों को इस बारे में ट्रेनिंग देने के लिए कहा गया है। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम नायब सिंह सैनी की अगुवाई में हरियाणा सरकार को मार्च महीने तक 3 नए कानून लागू करने का टाइम दिया है। अपराध की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधिकारियों की तरफ से हथकड़ी का इस्तेमाल करने का प्रावधान है। इसके लिए डीजीपी की तरफ से दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। डीजीपी के पत्र के मुताबिक पुलिस अधिकारी किसी को गिरफ्तार करते वक्त या कोर्ट में पेश करते समय हथकड़ी लगा सकता है, अगर वह कोई अपराध बार बार कर चुका है या आदतन अपराधी है या फिर हिरासत से फरार हुआ हो। हरियाणा की 102 खाप पंचायतों ने केंद्र सरकार को आमरण अनशन पर बैठे जगजीत डल्लेवाल से बातचीत करने के लिए 9 जनवरी तक का अल्टीमेटम दे दिया है। खाप प्रतिनिधियों ने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसी दिन यानी 9 जनवरी को मुजफ्फरनगर में देश के सभी खापों की महापंचायत बुलाई जाएगी, जिसमें कड़े फैसले लिए जाएंगे। हिसार के बास गाँव में 5 घंटे तक चली महापंचायत में खापों ने किसानों के एकजुट होने तक किसान आंदोलन का समर्थन करने से इनकार कर दिया है। खाप प्रतिनिधियों ने कहा कि अगर आंदोलन कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा साझी एकता के लिए बुलाएंगे तो खापों की 18 मेंबरी कमेटी सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए जाएगी। बता दें कि पिछले 10 महीने से पंजाब के 2 किसान संगठन फसलों की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की गारंटी के कानून की मांग को लेकर शंभू और खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। इसी मांग को लेकर किसान नेता जगजीत डल्लेवाल खनौरी बॉर्डर पर 35 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को श्रद्धांजलि देने के लिए देश के कई बड़े नेता पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर और हरियाणा की पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने रविवार को तेजा खड़ा फार्म हाउस पहुंचकर ओम प्रकाश चौटाला को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान अनुराग ठाकुर और गीता भुक्कल अभय चौटाला और उनके परिवार से मिलकर शोक प्रकट किया और दुख साझा किया। मीडिया से बातचीत के दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि दिवंगत ओम प्रकाश चौटाला एक बेहद बड़े कद के राजनेता थे, जिन्होंने हमेशा जनहित को प्राथमिकता दी। उनके निधन से देश ने एक सच्चा जनसेवक खो दिया है। वहीं गीता भुक्कल ने चौटाला परिवार के साथ शोक व्यक्त करते हुए कहा कि ओम प्रकाश चौटाला जी का निधन न केवल उनके परिवार के लिए बल्कि हरियाणा और देश की राजनीति के लिए एक बड़ी क्षति है। चौटाला साहब एक अनुभवी नेता और संघर्षशील व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने हमेशा किसानों, मजदूरों और गरीबों की आवाज को बुलंद किया। उनका जीवन सादगी और समाज सेवा का उदाहरण है।
हरियाणा में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए रेवाड़ी जिले के बाउल में स्थित क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र में बायो कंट्रोल लैब स्थापित करने की तैयारियां चल रही हैं। इस संबंध में रिसर्च सेंटर की ओर से लैब खोलने को लेकर प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, जिसे मंजूरी के लिए हिसार स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को भेजा गया है। अगले साल इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने की पूरी संभावना जताई गई है। केंद्र के लैब को हाईटेक उपकरणों से लैस किया जाएगा, जिसके ऊपर 1,75,00,000 रुपए की लागत राशि खर्च होगी। प्रयोगशाला के उपकरण आधुनिक होने से रिसर्च कार्य में तेजी आएगी। इससे बेहतर तरीके से रिसर्च के काम को आगे बढ़ाया जा सकेगा। इससे अनुसंधान कार्यों में सुधार देखने को मिलेगा। इस लैब में जैविक खेती के लिए दीमक, उखेड़ा रोग व फफूंदी रोग के नियंत्रण के लिए ट्राइकोडर्मा, मेटारिजियम व बवेरिया जैसे जीवाणु का उत्पादन किया जाएगा। स्थानीय स्तर पर लैब में ये जीवाणु तैयार होने से जैविक खेती करने वाले किसानों को कम कीमत पर उपलब्ध होंगे। वहीं जैविक खेती करने वाले किसानों की समस्या का समाधान भी इसी लैब में मिलेगा। ऐसे किसानों को लैब से बड़ी मदद मिलेगी। रेवाड़ी सहित साथ लगते कई जिले जहां कम बारिश होती है, वहां पर किसान नई तकनीक से कैसे खेती करें, इसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। कम बारिश वाली जगहों पर किसान अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सके, इसके लिए उन्हें आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से खेती करने की तकनीक बताई जाएगी। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में लगने वाले सूरजकुंड मेले के लिए अब की बार थीम स्टेट को चुन लिया गया है। हालांकि इस नाम को चुनने में थोड़ी देर जरूर हुई है। शुरुआत में इसके लिए मध्य प्रदेश और राजस्थान के नाम पर चर्चा हुई थी। अंततः थीम स्टेट के नाम पर फाइनल मोहर लगा दी गई है। हरियाणा पर्यटन विभाग की तरफ से इसकी घोषणा करते हुए कहा गया है कि उड़ीसा को अब की बार मेले का थीम स्टेट बनाया गया है और मेला परिसर को इस राज्य के रंग में ही सजाया और संवारा जाएगा। बता दें कि इससे पहले भी साल 1993 में उड़ीसा को थीम स्टेट बनाया गया था। अब की बार थीम स्टेट उड़ीसा का प्रसिद्ध डांस और व्यंजन लोगों को देखने को मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हर साल अरावली की वादियों में बनी सूरजकुंड झील के पास अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का आयोजन किया जाता है। पहली बार साल 1987 में इस मेले का आयोजन हुआ था। इस मेले में हर बार देश विदेश से हजारों पर्यटक पहुंचते हैं। वहीं थीम स्टेट के आए कलाकारों को दूसरे राज्यों से ज्यादा स्टॉल दिए जाते हैं। उनके लिए अलग जोन तैयार किया जाता है, जहाँ ये कलाकार अपनी स्टॉल्स को लगाते हैं। हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को नए साल के मौके पर बड़ी खुशखबरी प्रदान की है। राज्य सरकार ने न्यायिक अधिकारियों और उनके कर्मचारियों के लिए मृत्यु सह सेवानिवृत्ति ग्रेजुटी की अधिकतम सीमा में 25% की बढ़ोतरी कर दी है। इसके बाद यह सीमा 20 लाख रुपए से बढ़कर 25 लाख रुपए हो गई है। सीएम नायब सिंह सैनी, जो प्रदेश के वित्त मंत्री भी हैं, की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में इस फैसले पर मोहर लगाई गई है। बढ़ोतरी का यह निर्णय 1 जनवरी से प्रभावी होगा। इस फैसले का उद्देश्य प्रदेश सरकार के कर्मचारियों और उनके परिवारों के साथ साथ राज्य सरकार के न्यायिक अधिकारियों को बढ़ी हुई वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। ग्रेजुटी एक परिभाषित लाभ योजना है, जो कि नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को 5 साल या फिर उससे अधिक समय तक लगातार सेवाएं प्रदान करने के लिए दी जाती है। 28 दिसंबर को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस मीटिंग में स्वास्थ्य विभाग, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य पर्यवेक्षक एवं बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता ग्रुप सी सेवा नियम 1984 में संशोधन के बारे में स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव को हरी झंडी प्रदान कर दी गई है। संशोधन के मुताबिक बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी MPHW पुरुष और बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता अब किसी भी स्ट्रीम में 10+2 रहेगी। वर्तमान विभागीय सेवा नियमों के तहत MPHW पद पर भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता विज्ञान स्ट्रीम के साथ 10+2 होनी चाहिए। मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने बताया कि अब नियम अधिसूचित होने के बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा तकरीबन 700 पदों की भर्ती के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC को आग्रह पत्र भेजा जाएगा। आग्रह पत्र मिलने के बाद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से भर्ती प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। नए नियम संशोधित होने के बाद अब लगभग 700 पदों पर यह भर्ती होने जा रही है। हरियाणा में रेल यात्रियों के लिए एक जरूरी खबर सामने आ रही है। बता दें कि रेलवे द्वारा 1 जनवरी 2025 से ट्रेनों की नई समय सारणी लागू होने जा रही है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के विभिन्न स्टेशनों पर ट्रेनों के संचालन समय में आंशिक परिवर्तित किया गया है। उत्तर पश्चिमी रेलवे की ओर से 66 ट्रेनों की औसत गति बढ़ने से समय की बचत होगी। ऐसे में ट्रेन नंबर 09632 रेवाड़ी हिसार ट्रेन के संचालन समय में 35 मिनट की बचत होने जा रही है। ट्रेन नंबर 12239 मुंबई सेंट्रल हिसार रेल सेवा के संचालन समय में 15 मिनट, जबकि ट्रेन नंबर 04782 रेवाड़ी भटिंडा रेल सेवा के संचालन समय में 10 मिनट की बचत होगी। जींद हिसार रेल सेवा के संचालन समय में 5 मिनट की बचत होगी। रेवाड़ी हिसार रेल सेवा के संचालन समय में 35 मिनट, जबकि सिरसा तिलक ब्रिज और भिवानी मथुरा के संचालन समय में 5 मिनट की बचत होने जा रही है। 1 जनवरी से लागू नई समय सारणी के अनुसार ट्रेनों के संचालन समय में आंशिक परिवर्तन देखते हुए सभी रेल यात्रियों से अनुरोध है कि सफर पर निकलने से पहले SMS सेवा 139 यानी 139 अथवा आधिकारिक वेबसाइट www.indianrail.gov.in या www.traininquiry.com या NTES ऐप पर ट्रेन का समय जांच लें।
भारतीय स्मार्टफोन मेकर कंपनी लावा ने बजट सेगमेंट में अपना नया 5G स्मार्टफोन लावा युवा 2 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इस लो बजट 5G फोन की कीमत की बात करें तो 9,499 रुपए रखी गई है। यह मोबाइल सिंगल वेरिएंट में लॉन्च किया गया है और इसमें 4GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज दी गई है। नए लावा स्मार्टफोन 2 कलर मार्बल ब्लैक और मार्बल व्हाइट कलर में अवेलेबल है। 50 मेगापिक्सल रियर कैमरा, 5000 mAh बड़ी बैटरी और 8GB रैम से लैस है। यह फोन भारतीय बाजार में 10,000 रुपए से कम कीमत वाले सेगमेंट में पोको C75, मोटो G35, रेडमी A4, रेडमी 13C, टेक्नो स्पार्क 30C और इन्फिनिक्स हॉट 50 को टक्कर देगा। फोन 4GB रैम पर लॉन्च हुआ है, जिसके साथ 4GB एक्सपेंडेबल रैम भी मिलती है। यह वर्चुअल रैम मोबाइल की फिजिकल रैम के साथ जुड़कर इसे 8GB रैम की ताकत प्रदान करती है। स्मार्टफोन में 128GB इंटरनल स्टोरेज मिलता है, जिसे SD कार्ड के जरिए 1 TB तक बढ़ाया जा सकता है। पावर बैकअप के लिए 5G स्मार्टफोन में 5000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। इसे फास्ट चार्ज करने के लिए 18 वोल्ट फास्ट चार्जिंग स्पॉट भी मिलता है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।